हिंदू लॉज हम कर रहे थे, तो ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का क्लास नंबर 7 है। नाउ हम कर रहे थे सेक्शन नंबर 13। तो सेक्शन नंबर 13 में एक तो दिए हुए हैं ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, ये दिए हुए हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में। और ये जो ग्राउंड्स हैं ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल हैं। फिर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में भी कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं। सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दिए हुए हैं ये सिर्फ वाइफ को अवेलेबल हैं, यानी सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स हैं उनके बेस पे डाइवोर्स पिटीशन हस्बैंड या वाइफ कोई भी फाइल कर सकता है। लेकिन सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के उसके बेस पे सिर्फ पत्नी ही पिटीशन फाइल कर सकती है डाइवोर्स के लिए। अब हमने सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 तो देख लिया था। नाउ हम देखते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स जो अवेलेबल हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों को। तो पहला ग्राउंड है अडल्ट्री। पहला ग्राउंड क्या है? अडल्ट्री। अब अडल्ट्री का मतलब ये होता है किसी और के साथ में फिजिकल इंटरकोर्स करना, यानी अपने स्पाउस के अलावा किसी और पर्सन के साथ में फिजिकल इंटरकोर्स करना। तो अपने स्पाउस के अलावा किसी और पर्सन के साथ फिजिकल इंटरकोर्स करना अपने स्पाउस के अलावा किसी और के साथ, तो ये अडल्ट्री कहलाएगा। एक सिंगल एक्ट भी अगर किया है आपने अडल्ट्री का, तो वो भी सफिशिएंट है डाइवोर्स के लिए, ऐसा सेक्शन 13 कह रहा है। क्लियर है? तो एक सिंगल एक्ट है जो अडल्ट्री का, वो भी सफिशिएंट है फॉर डाइवोर्स। नाउ एक केस आया था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा था कि जो अडल्ट्री ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अडल्ट्री जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ये अडल्ट्री ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स रहेगा इन मैट्रिमोनियल केसेस। तो अडल्ट्री जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अडल्ट्री ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स रहेगा मैट्रिमोनियल केसेस में। क्लियर है? पहले जो अडल्ट्री था ये क्राइम भी था। फिर एक केस आया जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अडल्ट्री है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब क्राइम तो नहीं है ये, लेकिन ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स रहेगा मैट्रिमोनियल केसेस में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है सेकंड ग्राउंड है क्रूएल्टी। अब सेकंड ग्राउंड क्या है? क्रूएल्टी है। क्रूएल्टी में अगर जो पेटिशनर अपने पेटिशन में ये लिखता है कि भाई जो मेरा स्पाउस है वो मेरे ऊपर क्रूएल्टी करता है, क्रूएल्टी करता है, यानी इसका मतलब अगर पेटिशनर अपने पेटिशन में लिखता है कि उसका जो स्पाउस है वो उसके ऊपर क्रूएल्टी करता है, चाहे फिजिकल क्रूएल्टी करता हो या मेंटल क्रूएल्टी करता हो, तो ये भी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। अब क्रूएल्टी का मतलब तो डिफाइन नहीं किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। क्रूएल्टी का मतलब तो डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन क्रूएल्टी का मतलब है कि क्रूएल्टी फिजिकल भी हो सकती है और क्रूएल्टी मेंटल भी हो सकता है। ठीक है? तो फिजिकल क्रूएल्टी में
जैसे मान लो ऐसा कोई एक्ट जिससे कि सामने वाले को डेंजर हो, ऐसा कोई एक्ट जिससे सामने वाले को डेंजर हो, किस चीज़ का, लाइफ का, लिम्ब का या हेल्थ का, चाहे ये फिजिकल हेल्थ हो चाहे ये मेंटल हेल्थ हो। तो ऐसा कोई एक्ट जिससे कि सामने वाले को डेंजर हो लाइफ का, लिम्ब का, हेल्थ का, चाहे फिजिकल या मेंटल हेल्थ, तो वो क्या है, वो एक्ट क्या कहलाएगा, एक्ट ऑफ क्रुएल्टी। या अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन भी है, रीजनेबल एप्रीहेंशन भी है, अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन भी है किस चीज़ का, कि जो सामने वाला है वो इस तरह का एक्ट कर सकता है जिससे कि किसी पर्सन को डेंजर हो लाइफ का, लिम्ब का या हेल्थ का, तो वो रीजनेबल एप्रीहेंशन भी क्रुएल्टी माना जाएगा। क्लियर है। मेंटल क्रुएल्टी, अगर सामने वाले के बिहेवियर से कोई मेंटल सफरिंग हो रही है, आपको सामने वाले के बिहेवियर से आपको कोई मेंटल सफरिंग हो रही है, आपको फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आ रही है या फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आ रही है या फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो सामने वाले के एक्ट से, बिहेवियर से आपको मेंटल सफरिंग हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आ रही है, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आ रही है, तो ये मेंटल क्रुएल्टी है। क्लियर है। तो एक केस आया था दास्तान वर्सेस दास्तान, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का 1975 का केस लो है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रुएल्टी वो कंडक्ट है जिससे कि एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होता है, विच क्रिएट्स रीजनेबल एप्रीहेंशन। तो क्रुएल्टी वो कंडक्ट है जिससे कि एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होता है कि भाई सामने वाले पर्सन के साथ में रहना हार्मफुल हो सकता है या इंजीरियस हो सकता है, इंजीरियस। तो क्रुएल्टी एक ऐसा कंडक्ट है जिससे कि ये रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होता है कि सामने वाले पर्सन के साथ में रहना हार्मफुल और इंजीरियस हो सकता है। क्लियर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एक और केस था शोभा रानी का, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। तो ये एक शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी का केस था 1988 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर आप डोरी की डिमांड कर रहे हो तो वो भी क्रुएल्टी है। डिमांड फॉर डाउरी इज क्रुएल्टी। डिमांड फॉर डोरी क्या है, क्रुएल्टी है। क्लियर है। एक और केस लो था सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर। सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर, ये 2009 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ये कहा था कि क्रुएल्टी प्रूव करने के लिए या क्रुएल्टी में मेंस रिया का होना ज़रूरी नहीं है। तो जो क्रुएल्टी कंडक्ट है, तो क्रुएल्टी के कंडक्ट में मेंस रिया यानी इंटेंशन का होना ज़रूरी नहीं है। यानी इसका मतलब कि भाई जो रिलीफ है वो इस ग्राउंड पे मना नहीं किया जा सकता कि सामने वाले की इंटेंशन नहीं थी, देयर वाज नो इंटेंशन टू कॉज क्रुएल्टी।
तो अगर सामने वाला ये कह रहा है कि सर मेरी इंटेंशन नहीं थी क्रुएल्टी कॉज करने की बट गलती से क्रुएल्टी हो गई, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है जिसके बेस पे रिलीफ ना मिले, क्योंकि क्रुएल्टी के कंडक्ट में इंटेंशन नेसेसरी नहीं है। क्रुएल्टी के कंडक्ट में मेंस रिया इंटेंशन ज़रूरी नहीं है। अगर आपने बिना किसी इंटेंशन के भी क्रुएल्टी करी है तो भी ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है। क्लियर है? नेक्स्ट है थर्ड, और थर्ड ग्राउंड क्या है? डिजर्शन। डिजर्शन, अब अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को छोड़कर चला गया है, एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को छोड़कर चला गया है और 2 साल हो गए हैं, 2 साल बीत गए हैं। अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को छोड़ के चला गया है, और यानी एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को डिजर्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, और 2 साल बीत गए हैं, तो 2 साल के बाद ये डिजर्शन ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स लेने के लिए। क्लियर है? डिजर्शन का मतलब क्या होता है? विदड्रॉइंग फ्रॉम मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन। डिजर्शन का मतलब क्या होता है? विदड्रॉल फ्रॉम मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है? तो डिजर्शन में कुछ असेंशियल्स हैं। सबसे पहले क्या है? फैक्टम ऑफ सेपरेशन। फैक्टम ऑफ सेपरेशन यानी एक्चुअल में जो स्पाउस है वो अलग हो गया है, और जो स्पाउस अलग हुआ है अब उसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि जो कोहैबिटेशन है उसको ख़त्म करना है, कोहैबिटेशन को ख़त्म करना है, कोहैबिटेशन को ख़त्म करना है, एंड करना है, यानी अब साथ में नहीं रहना, ये इंटेंशन है। और ये जो कंडक्ट है, ये जो कंडक्ट है यानी जो स्पाउस छोड़ के गया है, उस स्पाउस का जो कंडक्ट है ये बिना किसी रीजनेबल कॉज के है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के है। ठीक है? और ये जो वो छोड़ के गया है अपने स्पाउस को, ये विदाउट कंसेंट छोड़ के गया है, विदाउट कंसेंट ये अपने स्पाउस को छोड़ के गया है। तो अगर एक्चुअल में स्पाउस छोड़ के चला गया है, सेपरेशन हो गया है, और उसका इंटेंशन है कि अब साथ रहना ही नहीं, और ये उसने बिना किसी रीजनेबल कॉज के किया है और अपने स्पाउस की बिना कंसेंट के वो गया है, तो वो डिजर्शन में आएगा। क्लियर है? अच्छा, ये जो डिजर्शन है, डिजर्शन ये एक्चुअल भी हो सकता है और ये कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन भी हो सकता है। ठीक? तो डिजर्शन एक्चुअल भी होता है और कंस्ट्रक्टिव भी होता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जो पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ से विड्रॉल नहीं किया, यानी सेम घर में रह रहे हैं लेकिन विड्रॉल कर दिया अपने आप को स्टेट ऑफ थिंग्स से, स्टेट ऑफ थिंग्स से, यानी एक सेम घर में रह रहे हैं लेकिन जो स्टेट ऑफ थिंग्स हैं वो चेंज हो गई हैं। वो ऐसा हो गया कि अब डिजर्शन हो गया है, सेपरेशन हो गया है, यानी अलग अलग रूम में सोते हैं। क्लियर है? एक केस आया था सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्रा पांडे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का 2002 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पेटिशनर है, जो पेटिशन फाइल कर रहा है कि भाई उसके स्पाउस ने उसको डिजर्ट कर दिया इसलिए उसको डाइवोर्स चाहिए, तो पेटिशनर को ये शो करना पड़ेगा कि वो अपनी गलतियों की एडवांटेज नहीं ले रहा।
तो ये शो करना पड़ेगा कि वो अपनी मिस्टेक की, अपनी गलतियों की, अपने खुद के रोंग की एडवांटेज नहीं ले रहा। क्लियर है? तो जो पेटिशनर है, जो डिजास्टर के ग्राउंड पे डाइवोर्स मांग रहा है, जो कह रहा है कि भाई उसका स्पाउस उसको छोड़ के चला गया है, उसको ये शो करना पड़ेगा कोर्ट में कि वो अपने रोंग की एडवांटेज नहीं ले रहा है। ठीक है? इसका मतलब ऐसा हो कि गलती इसकी हो पेटिशनर की, और ये खुद जाके डाइवोर्स मांग रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कन्वर्जन। अब अगर किसी स्पाउस ने अपने आप को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, अगर किसी स्पाउस ने अपने आप को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, तो इस ग्राउंड पे भी जो दूसरा स्पाउस है, यानी मान लो ए और बी है, तो अब बी ने अपने आप को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब ये जो ए है ये यहाँ पे डाइवोर्स मांग सकता है इस ग्राउंड पे। लेकिन जिस स्पाउस ने दूसरे रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट किया है, वो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स नहीं मांग सकता। वो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स नहीं मांग सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने खुद का जो गलती है, खुद की मिस्टेक है, उसकी एडवांटेज नहीं ले सकता। यही बात अभी आपको थर्ड पॉइंट में बताई थी। नेक्स्ट है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब अगर कोई स्पाउस अनसाउंड माइंड का है, यानी वो किसी उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है जो ठीक नहीं हो सकता, तो इनक्योरेबल कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो कोई भी स्पाउस इनक्योरेबल मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स मांगा जा सकता है। तो अगर कोई भी स्पाउस इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो इनक्योरेबल है, उससे सफ़र कर रहा है, तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स मांगा जा सकता है। या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, चाहे वो बीच में मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हो या कैसे भी हो, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो दूसरा स्पाउस है वो ये कहता है कि जी इसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है, इसके साथ नहीं रहा जा सकता, तो अगर ये रीजनेबली है कि भाई हाँ ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं रहा जा सकता, ये रीजनेबल है, तो फिर इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स ले सकते हैं कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है। ठीक है? तो या तो इनक्योरेबल हो अनसाउंड माइंड की, वो क्योर ही नहीं होता, या फिर अगर क्योरेबल भी है लेकिन उसको मेंटल डिसऑर्डर है और दूसरा स्पाउस कह रहा है कि भाई मैं इसके साथ नहीं रह सकता, और ये रीजनेबल है कि भाई कोई भी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उस तरह के व्यक्ति के साथ में नहीं रह सकता, तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो एक केस लॉ आया था जिसका नाम था राम नारायण गुप्ता वर्सेस रमेश्वरी गुप्ता। तो ये था आपका 1988 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि भाई अगर मेंटल डिसऑर्डर के बेस पे अगर डाइवोर्स मांग रहा है दूसरा स्पाउस, तो ये मेंटल डिसऑर्डर इस तरह का होना चाहिए जिसमें ये रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा सके कि भाई इस पर्सन के साथ रहना मुश्किल है। क्लियर है? तो अगर मेंटल डिसऑर्डर के बेस पे कोई स्पाउस डाइवोर्स मांग रहा है, तो ये रीजनेबली एक्सपेक्टेड होना चाहिए सर्कमस्टांसिस देखकर कि इस स्पाउस के साथ जिसको मेंटल डिसऑर्डर है इसके साथ रहना रीजनेबली बड़ा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट है कोई वनरेबल डिजीज़, यानी सिक्स्थ ग्राउंड है कोई वनरेबल डिजीज़ जो कम्युनिकेबल हो। तो अगर कोई कम्युनिकेबल वनरेबल डिजीज़ है, कोई ख़तरनाक बीमारी हो गई
जो कम्युनिकेबल भी है, एक आदमी से दूसरे को हो सकती है, तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स मांगा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, अगर कोई सन्यासी बन गया है, उसने वर्ल्ड को छोड़ दिया है यानी सन्यासी बन गया है, तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स मांगा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, अगर कोई स्पाउस कहीं पे चला गया है और 7 साल हो गए, 7 साल तक जो उसके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना कि वो कहाँ है, तो फिर ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसकी डेथ हो गई और 7 साल के बाद ये ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का। नेक्स्ट है कि भाई कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी थी। कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी थी। क्लियर है। और जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास होने के बाद 1 साल या उससे ऊपर का टाइम हो गया है और अभी तक दोनों हस्बैंड वाइफ ने वापस रहना साथ में स्टार्ट नहीं किया है, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का। ऐसे ही कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री पास कर दी थी और अब 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया है, 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया है और अभी जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री है उसको पास हुए 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया है और अभी जो हस्बैंड वाइफ है उनका कोहैबिटेशन नहीं हुआ, उन्होंने साथ रहना स्टार्ट नहीं करा, तो फिर ये भी ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का। क्लियर है। तो ये सारे ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स हैं सेक्शन 13 में। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 7।